18 नवंबर 1962, लद्दाख की रेजांगला पोस्ट। यहाँ का तापमान शून्य से इतना नीचे है कि हवा में सांस लेना भी एक संघर्ष जैसा है। 16 फीट की ऊंचाई पर जमी हुई बर्फ की चादरें हर तरफ फैली हैं। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के 120 जवान अपनी पोस्ट पर तैनात हैं। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देती हैं। बंकरों के भीतर धातु की सतहें बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी हैं। हर जवान अपनी जगह पर स्थिर है। उनकी पकड़ अपनी राइफलों पर मजबूत है। हवा की सरसराहट के अलावा यहाँ कोई हलचल नहीं है। यह शांति किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपी यह चट्टानें आज इतिहास का गवाह बनने वाली हैं। जवान एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में कोई घबराहट नहीं, बस अपने कर्तव्य के प्रति एक अटूट निष्ठा है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हर बीतता सेकंड उस पल को करीब ला रहा है जब यह सन्नाटा टूटेगा। 120 जवान, एक दुर्गम ऊंचाई और एक ऐसी सुबह जो आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी। वे अपनी पोस्ट पर डटे हैं, पूरी तरह तैयार, बिना किसी हिचकिचाहट के, उस ठंडी हवा के बीच जो आने वाले युद्ध की आहट लेकर आ रही है। मेजर शैतान सिंह ने अपनी दूरबीन उठाई और उसे बर्फीली ढलानों की ओर घुमाया। लेंस के पार धुंध की चादरें धीरे धीरे छंटने लगीं। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरा उसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। नीचे की घाटी में हजारों की संख्या में चीनी सैनिक टुकड़ियां बना रहे थे। वे बर्फ की ढलानों को रेंगते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। मेजर ने दूरबीन को थोड़ा और दाईं ओर घुमाया, जहां दुश्मन की एक और बड़ी कतार दिखाई दी। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि पूरी ढलान काली पड़ गई थी। मेजर शैतान सिंह का हाथ दूरबीन पर एक पल के लिए भी नहीं कांपा। उन्होंने देखा कि दुश्मन के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। वे रेजांगला की मुख्य पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई गश्त नहीं थी, यह एक पूर्ण आक्रमण था। आक्रमण। मेजर ने तुरंत वायरलेस सेट उठाया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल एक कठोर संकल्प था। उन्होंने अपने जवानों की ओर देखा जो अब अपनी पोजीशन ले चुके थे। खतरा अब महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। मेजर ने वायरलेस पर संदेश दिया। उनकी आवाज में एक स्पष्ट चेतावनी थी। दुश्मन के आने की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। बर्फ पर उनके भारी जूतों की आवाज और हथियारों की खनक हवा में घुलने लगी थी। युद्ध का समय आ चुका था। हवा में एक तीखी सीटी जैसी आवाज गूंजी और अगले ही पल रेजांगला की चट्टानें कांप उठी। चीनी सेना की भारी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। गोले बंकरों के पास गिर रहे थे। बर्फ के टुकड़े और पत्थर हवा में बारूद के साथ मिलकर उड़ रहे थे। मेजर शैतान सिंह के आदेश मिलते ही भारतीय जवानों ने अपनी राइफलें तान ली। उनके पास गोला बारूद सीमित था, इसलिए हर एक गोली का हिसाब था। बंकर की मुंडेर से झांकते हुए जवानों ने दुश्मन की हलचल को भांप लिया। एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, लेकिन भारतीय जवान अपनी जगह पर स्थिर थे। उन्होंने अपनी उंगलियों को ट्रिगर पर कसा और निशाना साधा। पहली गोली चली और दुश्मन की कतार में एक सैनिक नीचे गिरा। दूसरी गोली, फिर तीसरी। हर एक फायर सटीक था, जो सीधे दुश्मन के सीने को भेद रहा था। गोलाबारी का शोर इतना बढ़ गया था कि कान सुन्न होने लगे थे, लेकिन जवानों की नजरें केवल लक्ष्य पर थीं। बंकरों के अंदर बारूद का धुआं भर गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। दुश्मन की संख्या लगातार बढ़ रही थी। वे गोलाबारी की आड़ में और करीब आ रहे थे। भारतीय जवानों ने अपनी सीमित गोलियों को बचाते हुए हर बार दुश्मन के आगे बढ़ने के प्रयास को विफल कर दिया। बंकर की दीवारें झटकों से हिल रही थीं, लेकिन जवानों की पकड़ अपनी पोजीशन पर चट्टान जैसी मजबूत थी। गोलाबारी की गूंज अचानक थम गई, लेकिन यह शांति किसी खतरे से कम नहीं थी। धुएं की मोटी परत के बीच से दुश्मन के साए बंकरों के मुहाने तक पहुंच गए थे। मेजर शैतान सिंह ने इशारा किया और बंकरों के भारी लोहे के दरवाजे खुल गए। भारतीय सैनिक अपनी राइफलों को पीछे छोड़ खुखरी और संगीने थामे बाहर निकल आए। अब यह दूरी की लड़ाई नहीं थी, यह आमने सामने का खूनी संघर्ष था। बर्फ की सतह पर जूतों की रगड़ और सांसों की तेज आवाज के बीच पहली भिड़ंत हुई। एक जवान ने अपनी खुखरी से दुश्मन के वार को रोका और उसे पीछे धकेल दिया। संगीनों की चमक बर्फ पर पड़ रही थी, जो हर प्रहार के साथ लाल हो रही थी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था, जिसे केवल धातुओं के टकराने और भारी सांसों की आवाजें तोड़ रही थीं। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की ओर दौड़ते हुए जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी खुखरी हवा में लहराई और दुश्मन के घेरे को चीरते हुए आगे बढ़े। हर एक सैनिक का शरीर अब एक हथियार बन चुका था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बर्फ पर संघर्ष के निशान गहरे होते जा रहे थे। हाथ पाई की इस लड़ाई में ताकत से ज्यादा संकल्प काम आ रहा था। दुश्मन की संख्या अधिक थी, लेकिन भारतीय जवानों के हर वार में एक अटूट जिद्द थी। बंकरों के बाहर का इलाका अब युद्ध का मैदान बन चुका था। दोपहर चढ़ते ही रेजांगला की ढलानों पर संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। राइफलों की नली से धुआं निकलना बंद हो गया था, क्योंकि जवानों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। एक जवान ने अपनी खाली बंदूक को बर्फ पर पटक दिया और पास पड़ी चट्टान से एक भारी पत्थर उठा लिया। उसने पूरी ताकत से उसे दुश्मन के सिर पर दे मारा। देखते ही देखते पूरा मोर्चे का दृश्य बदल गया। अब वहां धातु की गूंज नहीं, बल्कि पत्थरों के टकराने और हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। भारतीय सैनिक अपने हाथों में पत्थर लेकर दुश्मन के झुंड में कूद पड़े। हर वार में एक अटूट संकल्प था। तभी मेजर शैतान सिंह के शरीर से खून की धार बह निकली। पेट में गोली लगने के बावजूद वे जमीन पर नहीं गिरे। उन्होंने एक चट्टान का सहारा लिया और अपने जवानों की ओर मुड़कर दहाड़ लगाई। उनकी आवाज बर्फ के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। उन्होंने ललकारा कि दुश्मन को किसी भी कीमत पर इस सीमा रेखा को पार नहीं करने देना है। घायल होने के बाद भी उनका शरीर सीधा खड़ा था और उनकी आंखों में वही आग थी जो युद्ध की शुरुआत में थी। जवानों ने मेजर की आवाज सुनी और दोगुने वेग से दुश्मन पर टूट पड़े। पत्थर अब उनके सबसे घातक हथियार बन चुके थे। हर एक प्रहार दुश्मन को पीछे धकेल रहा था। रेजांगला की जमीन अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। पेट से बहता खून बर्फ पर गहरे निशान छोड़ रहा था। साथी सैनिक उन्हें पीछे खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और घिसकते हुए
एक विशाल चट्टान के पीछे जा पहुंचे। वहां उन्होंने खुद को टिकाया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उन्होंने फिर से अपनी राइफल उठाई। एक कारतूस बचा था। उसे उन्होंने बेहद सावधानी से चैम्बर में डाला। सामने से बढ़ते दुश्मन के कदमों की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मेजर ने सांस रोकी, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक और दुश्मन नीचे गिरा। वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। हर शॉट के साथ उनके घाव से दर्द की लहर उठती, लेकिन वे चट्टान से चिपके रहे। दुश्मन की गोलियां चट्टान से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। पत्थर के टुकड़े उनके चेहरे पर लग रहे थे, पर वे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने एक के बाद एक कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। आनुआ उन्होंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए राइफल की नली को दुश्मन की ओर स्थिर रखा। रेजांग ला की उस ठंडी चट्टान के पीछे वे अकेले एक दीवार बनकर खड़े थे। सूरज ढलने के साथ ही रेजांग ला की चोटियां गहरे लाल रंग में रंगने लगीं। यह केवल ढलते सूरज की लाली नहीं थी, बल्कि बर्फ पर फैली उन 114 जवानों की शहादत थी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। चारों ओर बिखरी हुई बर्फ अब खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा पसर गया था, लेकिन उस सन्नाटे में भी जीत की गूंज थी। चीनी सेना के सैनिक जो सुबह से लगातार ऊपर चढ़ रहे थे, अब ठिठक गए थे। उनके सामने लाशों का ढेर था और पीछे हटने का दबाव। भारतीय जवानों के अडिग संकल्प ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए थे। दुश्मन की टुकड़ियां अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक एक करके भारतीय सैनिक गिर रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटा। रेजांगला की चट्टानों के बीच दुश्मन का आगे बढ़ने का सिलसिला पूरी तरह थम गया। उस रात वे उन चट्टानों को पार करने का साहस नहीं कर पाए। बर्फ की सतह पर जमी खून की परतें इस बात की गवाह थीं कि यहाँ कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक अभेद्य दीवार खड़ी थी। 114 वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक उस सीमा रेखा को सुरक्षित रखा था। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो रेजांग ला की चोटियां शांत थीं। महीनों बीत गए। गर्मी की पहली किरणें रेजांग ला की चोटियों पर पड़ीं तो बर्फ की मोटी चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। बचाव दल के कदम जब उस ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। एक बंकर के भीतर का मंजर किसी को भी हिला देने वाला था। वहां मौजूद सैनिक अपनी मशीन गन को मजबूती से थामे हुए मृत मिले। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ही जमी हुई थीं, मानो वे आज भी दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार हों। उनके शरीर बर्फ की कठोरता में स्थिर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बचाव दल के लोग आगे बढ़े तो एक चट्टान के पास उन्हें मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिला। आप बनाने के लिए, आप बनाने के लिए, आप बनाने के लिए। मेजर के पास ही उनके 2 साथी भी मृत अवस्था में पाए गए। उनकी स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि वे अपने अंतिम क्षणों तक मेजर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे सब वहीं थे जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। किसी ने भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, कोई भी पीछे नहीं हटा। बचाव दल के सदस्यों ने जब उन जमे हुए हाथों को देखा तो वे समझ गए कि यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि कर्तव्य की वह अटूट निष्ठा थी जो मौत के बाद भी कायम रही। आज रेजांगला की उसी ऊंचाई पर एक स्मारक खड़ा है। यह पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उन 114 वीरों की गवाही है जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। स्मारक की शिलाओं पर खुदे नाम उन सैनिकों के हैं जिन्होंने मौत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जब भी कोई वहां पहुंचता है तो उसे उन चट्टानों के बीच एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। यह खामोशी खाली नहीं है। लद्दाख की बर्फीली हवाएं जब उन चट्टानों से टकराती हैं तो एक गूंज सुनाई देती है। यह उन जवानों की आवाज है जो आज भी अपनी पोस्ट पर तैनात होने का एहसास दिलाती है। वहां की हवाओं में घुली वीरता की यह कहानी किसी को भी भावुक कर देने के लिए काफी है। यह केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अध्याय नहीं है, बल्कि साहस का वह जीवंत प्रमाण है जिसे समय कभी नहीं मिटा सकता। जो लोग वहां जाते हैं वे उस स्मारक के सामने सिर झुकाते हैं और उन्हें उन 114 वीरों का संकल्प साफ दिखाई देता है। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि सीमा की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अडिग इरादों से होती है। रेजांगला की चोटियां आज भी उन वीरों की गौरव गाथा गाती हैं। यह कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व भर देती है और हमें उस बलिदान का एहसास कराती है जिसने देश के गौरव को बर्फ की परतों के नीचे सुरक्षित रखा था।